हिंदी लिखते या पढ़ते समय क्या कभी अक्षरों के ऊपर या बाद में लगे इन छोटे छोटे चिन्हों ने कंफ्यूज किया है? ये बिंदु और चंद्र बिंदु देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज हम इन छोटे लेकिन बहुत जरूरी चिन्हों के सारे राज खोलेंगे। जरा स्क्रीन पर इन दो शब्दों को देखिए। दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? लेकिन एक छोटा सा बिंदु और एक चंद्र बिंदु इनके मतलब को पूरी तरह से बदल देता है। एक का मतलब है एक पक्षी और दूसरे का मतलब है मुस्कुराना। तो आखिर ये छोटा सा निशान इतना बड़ा फर्क कैसे ले आता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम एक एक करके इन चिन्हों को समझेंगे ताकि आगे से इनको लेकर कोई भी शक मन में न रहे। शुरुआत करते हैं अनुस्वार से। ये शायद सबसे आम निशान है जो हम देखते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये अनुस्वार है क्या? सीधी सी बात है, ये वो बिंदु है जो अक्षर के ऊपर लगता है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसका इस्तेमाल हमेशा एक व्यंजन के साथ होता है, एक खास तरह की आवाज़ निकालने के लिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। संगीत, अंगूर, संघ जैसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें जो बिंदु लगा है वो एक नासिक्य ध्वनि पैदा कर रहा है, मतलब एक ऐसी आवाज़ जिसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। बस यही अनुस्वार का मुख्य काम है। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले चिन्ह पर, अनुनासिक। और हाँ, यहीं पर अनुस्वार के साथ सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम साफ कर देंगे। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं और इसकी ये शक्ल ही इसकी पहचान है। अब देखिए, मजेदार बात ये है कि अनुस्वार से बिल्कुल उल्टा इसका इस्तेमाल स्वरों के ऊपर होता है, व्यंजनों के साथ नहीं। इन शब्दों को देखिए, माँ, हाँ, चांद। क्या आवाज में फर्क महसूस हो रहा है? ये एक ज्यादा नासिक ध्वनि है जो सीधे स्वर से आती है। यही अनुनासिक की खासियत है। और आखिर में है हमारा तीसरा साथी, विसर्ग। ये दिखने में और इस्तेमाल में दोनों में ही बाकी दो से काफी अलग है। विसर्ग को पहचानना तो सबसे आसान है। ये बस दो बिंदु हैं जो एक अक्षर के बाद आते हैं और ये एक अलग ही ध्वनि बताते हैं, जो अक्सर ह की हल्की सी आवाज जैसी होती है। जैसे दुख या प्रातः जैसे शब्दों में इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। ये संस्कृत से आए शब्दों में ज्यादातर मिलता है और ये शब्द के अंत में एक हल्की सांस जैसी आवाज जोड़ता है। तो अब जब हम तीनों को जान गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं ताकि आगे से कोई भी गलती न हो। तो सबसे बड़ी बात याद रखने की क्या है? अनुस्वार एक सीधा साधा बिंदु है जो व्यंजनों के साथ इस्तेमाल होता है। वहीं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, इसका इस्तेमाल हमेशा स्वरों के ऊपर होता है। ये एक बुनियादी फर्क है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। ये आपके सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। बिंदु का मतलब अनुस्वार, चंद्र बिंदु का मतलब अनुनासिक। बस इसे याद कर लीजिए। और देखिए, इसी से हमारी शुरुआती पहेली भी सुलझ गई। अब ये बिल्कुल साफ है। हंस में अनुस्वार है जो इसे एक पक्षी बनाता है। हंस में अनुनासिक है जो इसे एक क्रिया यानी मुस्कुराना बनाता है। देखा कितना बड़ा अंतर है? तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तैयार है? माँ शब्द में कौन सा चिन्ह है? सोचिए जरा। अगर आपने अनुनासिक कहा तो आप बिल्कुल सही हैं। चंद्रबिंदु ही इसका सुराग है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, संगीत शब्द में कौन सा चिन्ह है? और इसका सही जवाब है अनुस्वार। अक्षर के ऊपर लगा हुआ वो सीधा सा बिंदु, शानदार। और आखिरी सवाल, विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये तो सबसे आसान होना चाहिए। बिल्कुल सही, अक्षर के बाद आने वाले वे दो बिंदु। तो आइए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर दिखाती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग उनके चिन्हों के साथ। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए एकदम परफेक्ट है ताकि आप इसे बाद में भी जल्दी से देख सकें। तो हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे बिंदुओं और घुमाव हिंदी में मतलब की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, भाषा में और कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर जो असल में बहुत मायने रखती हैं।